हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो हम लोग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन चल रहा था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लेवरेज कवर किया था। ठीक है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, पहला क्वेश्चन ये आता है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेनली हमको बताता है कि बिजनेस करने के लिए हमको पैसा लगता है। पैसा मींस कैपिटल। अब ये कैपिटल कहाँ से रेज करते हैं हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर से रेज करते हैं, डेट से लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर से लेते हैं, लोन्स लेते हैं। ठीक है, अब जिनसे पैसा लिया है उसको यूज करेंगे हम क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। करेक्ट। अब ये जो बिजनेस कर रहे हैं इससे हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। बट अब ये जो लोग हैं जिन्होंने हमको क्या किया है, हम लोगों को पैसा दिया है, हम लोगों को इनको भी कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अमाउंट हम लोग इनको पे करने वाले हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप एकदम सिंपल भाषा में समझना चाहो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो आपने उधार पे पैसा लिया है उसके बदले में हम क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्या हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, अब तो देखो हम लोगों ने क्या बोला, ये हम है। ठीक है, यहां से हमने पैसा लिया लोगों से। ठीक है, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर है, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कुछ डेट होल्डर हैं, कुछ लोन है। और इस पैसे को मैंने क्या किया, बिजनेस में लगा दिया। और ये बिजनेस से मेरे को क्या मिलेगा, ये बिजनेस से मिलेगा मेरे को प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट से मैं क्या करूंगा, इन लोगों को पे करूंगा या तो डिविडेंड या तो इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, एक परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। और बाहर वालों को जब हम लोग कुछ पे करते हैं तो उसको भी हम लोग एक परसेंटेज पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यही परसेंटेज को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब क्या है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये जो जो लोगों से पैसा उठाए हैं ना, उन उन लोगों का वेट कैलकुलेट करेंगे, उन उन लोगों का वेट कैलकुलेट करेंगे और उनको हमको कितना पेमेंट करना है उस बेसिस पे हम देखेंगे कि कंपनी को कितना कॉस्ट जा रहा है। ठीक है, सपोज कंपनी को डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करके कॉस्ट जा रहा है 12%। ठीक है, और कंपनी ने कमाए हैं प्रॉफिट सपोज 20%। इसका मतलब क्या है, जो ओनर है उसके पास कितना बच गया, ओनर के पास इन दोनों का डिफरेंस दैट इट 8% बच गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहानी होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग को क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। ठीक है, तो इसको ना हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारा इंडिविजुअल सोर्सेस जो है हमारे कैपिटल के, उसका हमको क्या निकालना है, कॉस्ट। ठीक है, अब इंडिविजुअल सोर्सेस कौन से हो सकते हैं, एक तो हमारा इक्विटी शेयर हो सकता है, या फिर हमारा डिबेंचर हो सकता है, या फिर हमारा प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, या फिर हमारा लोन हो सकता है। ठीक है, एक बार इन इंडिविजुअल सोर्सेस के कॉस्ट आ गए, फिर क्या करेंगे हम लोग, हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड स्टेप में वेट्स, कि किसने कितना वेट में पैसा दिया है। और लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, WACC। ठीक है, अब ये तो हमारा हर क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड फ्लो बनेगा, याद रखना। ठीक है, ये जो है ये हमारा हर क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड फ्लो है। क्योंकि देखो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो MCQ आएगा या एक 7 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। तो 7 मार्क के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये 3 पूछ सकते हैं। अब कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मेजरली 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक तो हम लोग एग्जिस्टिंग कैपिटल का COC कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब जो करंट हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो करंटली हम लोग ने लोगों से पैसा उठाया हुआ है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना जा रहा है। या फिर हम लोग कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना जाएगा।
मेजरली यही दो है जो आपको 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एंड ये श्योर शॉट क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक आइडिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। और मैं बता रहा हूं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ना ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, इंडिविजुअल सोर्सेस का आपको कॉस्ट कैसे निकालना है, फिर उसके वेट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, और फिर लास्ट में WACC कैसे कैलकुलेट करना है। हर क्वेश्चन में मेजरली आपको यही 3 स्टेप्स में आंसर निकालने हैं। इज दैट क्लियर? इतना पार्ट क्लियर है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक चीजों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सोर्सेस के हम लोग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए एक छोटे से चार्ट्स बना के रखे हैं। ठीक है, आई नो हैंड रिटन है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं आपको एकदम एकदम प्रिंटेड एकदम अच्छे से नोट बना दो, थोड़ा सा हिलो ना इस बार। ठीक है, बट आपको नॉलेज में, आपको कॉन्सेप्ट में कहीं कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट में हम लोग दो टाइप में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है हमारा लोन और दूसरा होता है हमारा डिबेंचर। ठीक है, लोन होता है और दूसरा क्या होता है हमारा डिबेंचर। अब लोन की बात करें, एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूं, ये लो लेंगे कलर। ठीक है, लोन की बात करें तो लोन पे मेजरली हमको क्या करना होता है, हमको क्वेश्चन में एक तो इंटरेस्ट दिया होता है, कितने का लोन लिया है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, और उस पे हमको क्या मिलता है, टैक्स शील्ड मिलती है। हमेशा याद रखना, टैक्स शील्ड को आपको कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, बट अगर आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट का परसेंटेज दे दिया है, सपोज आपको बोल दिया है 12% लोन और उस पे बोल दिया है 40% का टैक्स लगाया हुआ है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.40। ठीक है, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा हमारा 7.2% आएगा। ठीक है, बट अगर आपको इंटरेस्ट देके रखा है, नेट प्रोसीड्स देके रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, दैट इज लोन। नेक्स्ट आता है डिबेंचर। डिबेंचर ना हम लोग दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो आता है रिडीमेबल डिबेंचर, दूसरा होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। नाम से ही समझ में आना चाहिए आपको, रिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या, कि वो फ्यूचर में जाके ना वो खत्म होगा, मतलब उसको हम रीपे जरूर करेंगे। पर इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है, हमको लास्ट डेट नहीं पता कि कब उसको हम रिडीम करने वाले हैं। ठीक है, तो रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला कैसा होता है, तो रिडीमेबल डिबेंचर का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता कैसे है वो समझो। सबसे पहले तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट का पार्ट, और ये होता है हमारा कैपिटल गेन का पार्ट। ठीक है, देखो इंटरेस्ट पे भी टैक्स शील्ड मिलता है और हमको कैपिटल गेन पे भी टैक्स शील्ड मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट को हमने क्या किया, 1 माइनस टैक्स माइनस किया है, और वो टैक्स कौन सा होगा, याद रखना वो हमेशा इनकम टैक्स होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में देखोगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिकली कि कितने प्राइस पे आप लोगों ने इसको खरीदा था। ठीक है, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप बिजनेसमैन हो। ठीक है, आप क्या करोगे, आप डिबेंचर इशू करोगे। तो जब आपने डिबेंचर इशू किए थे तो आपको कितना पैसा मिला था। ठीक है, तो वो हो गया नेट प्रोसीड्स। और जब आप उसको कैंसिल करने जा रहे हो, जब आप उसको रिडीम करने जा रहे हो, तब आपको उसको कितना पे करना है, वो हो जाएगा आपका रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, क्या इतना पार्ट क्लियर है? तो इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल गेन। ठीक है, तो उस पे हम लोग टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या होगा, यहाँ पे एन जो दिया है दैट इज नंबर ऑफ इयर्स, कि कितने साल के बाद हम लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सामने वाले को इंटरेस्ट दिया, हमने सामने वाले को कैपिटल गेन दिया। ये कैपिटल गेन आप अपना समझ रहे थे, गलती मत करना। फॉर्मूला क्या है, देखो रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स। मतलब सपोज मेरे को 10 रुपए मिला था, और मैं सामने वाले को जब रिडेम्पशन कर रहा हूं तो 12 रुपए दे रहा हूं। 2 रुपए का फायदा मेरे को नहीं हो रहा, सामने वाले को हो रहा है। और सामने वाले का क्या होगा, उस पे टैक्स डिडक्ट होगा। बट ये जो 2 रुपए का लॉस हो रहा है, ये मेरे लिए लॉस है ना, तो मैं इस पे टैक्स बेनिफिट ले लूंगा। क्लियर है, क्लियर है क्या? ठीक है, बट आपको ये
क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स पे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ के रखना है, ठीक है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे टी ए बोला है और यहाँ पे मैंने टी बी बोला है, ठीक है। और मैंने नीचे आपको देखे रखा है टी ए का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स, टी बी का मतलब क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग नेट प्रोसीड्स जब कैलकुलेट करते हैं ना, हमको कुछ बातें ध्यान रखनी है। नेट प्रोसीड्स का बेसिक मतलब है कि हमारी जेब में कितना पैसा आया, हमारी जेब में कितना पैसा आया। इसका मतलब क्या है, जो हमने फेयर वैल्यू पे इशू किया था, क्या हमने उसमें कुछ डिस्काउंट्स दिए थे, क्या हमने उस पे कुछ ब्रोकरेज पे किया है, ठीक है। तो एंड टू एंड मेरी जेब में कितना पैसा आया है, मैं वो चीज देखना चाहूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिडीमेबल डिबेंचर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर हमारा लोन जैसा हो गया, हमको पता नहीं है कब रिडीम होगा, बट हमको हर साल उस पे इंटरेस्ट पे करना है, उस पे हमको टैक्स शील्ड भी मिलती रहेगी। तो उसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, ठीक है। इररिडीमेबल डिबेंचर को हम लोग परपेचुअल डिबेंचर भी बोलते हैं, याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो रिडीमेबल, दूसरा इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, या तो ये शेयर, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, इनको हम लोग पैसा दे देंगे, या फिर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे शेयर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो मैंने स्टडी मटेरियल में कवर किया था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब ये हम लोग रिडेम्पशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो रिडेम्पशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, या फिर एक काम करो यहां पे मल्टीप्लाई बाय शेयर एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। आप इसको करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगा। जब कौन से केसेस में, जब हमारा शेयर, जब हमारा प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। वो क्वेश्चन आप एक बार देख के जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सेम जैसे हम लोगों ने अभी डिबेंचर का किया, वैसे हमारा प्रेफरेंस शेयर का है, बट प्रेफरेंस शेयर के केस में हम लोग टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, अगर आप लोगों को टेबल याद होगा इनकम स्टेटमेंट का, तो क्या होता है, सबसे पहले आता है ईबीआईटी, ईबीआईटी में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर हम लोग का मिलता है ईबीटी, फिर हम लोग माइनस करते हैं टैक्स, और टैक्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पे करते हैं। इस वजह से उसको टैक्स शील्ड नहीं मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो रिडीमेबल और इररिडीमेबल का फॉर्मूला जैसा डिबेंचर का है वैसा ही है, बस टैक्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे ही लोग बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तब आपको समझेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का महत्व कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो D1 अपॉन P0 माइनस F। F क्या है यहाँ पे, फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब जब हमने इक्विटी शेयर इशू किया था, क्या हमने इसको कुछ खर्चे किए थे, ठीक है, जो हमको पे ऑफ करने पड़े थे, तो वो हम लोग का इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर उसको इनटू 100 करेंगे प्लस जी। जी क्या होता है, जी यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, कि बिजनेस किस ग्रोथ से जा रहा है। नेक्स्ट अर्निंग प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच और अर्निंग प्राइस अप्रोच में कुछ फर्क नहीं है, बस हम लोगों ने ऊपर D1 लिया था, यहाँ पे हम लोग E1 ले रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे कोई सही है क्या, कोई गलत है, आंसर इज नो। दोनों ही अलग अलग लोगों ने इसके बारे में बातें की है, तो इस वजह से ना कोई गलत है, दोनों के दोनों सही है। आपको बस क्वेश्चन रीड करके समझ में आना चाहिए आपको कौन सा अप्रोच यूज करना है, क्या आपको डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूज करना है या आपको अर्निंग प्राइस अप्रोच यूज करना है। नेक्स्ट आता है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ये हम लोग को बहुत रेयरली टेस्ट करेंगे, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या कि आपने सपोज आपने एक शेयर खरीदा था 100 रुपए पे, ठीक है, उस पे आपको डिविडेंड 5 रुपए मिल गया, और एक साल बाद जब आप उसको बेच रहे तो वो हो गया था 115 का, ठीक है। तो इसमें हमने कितना पैसा कमाया, देखो शेयर बेच के हम लोगों ने 15 रुपए कमाए, 5 रुपए का हमने डिविडेंड कमा लिया, तो टोटल हम लोगों ने कितना कमा लिया, 20 रुपए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में
इसका हमको कॉस्ट कितना गया है। ठीक है। एंड लास्टली कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसी पे जून 25 में टेस्ट कर लिया था इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, इसको यूज किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगा, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ठीक है, इसको समझते ऐसे हैं कि देखो नॉर्मली आपके पास जो पैसा है, नॉर्मली आपके पास जो पैसा है उसको अगर आप एफडी में पुट करोगे तो आपके पास रिस्क क्या है, जीरो। ठीक है, तो ये जो आर एफ है, ये आर एफ रिप्रेजेंट करता है रिस्क फ्री रेट को, कि इतना रेट आप मिनिमम मार्केट से कमा सकते हो। कैसा, विदाउट रिस्क। जब आप रिस्क लेने जाते हो तब आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट एक आपको पर्टिकुलर रिटर्न देता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अब सपोज मार्केट इंडिया का कौन सा है, सपोज मैं बोल रहा हूं निफ्टी 50 को हम लोग कंपेयर करेंगे मार्केट से, बट हम लोग निफ्टी 50 में ना इन्वेस्ट करके हम लोग बोल रहे भाई हम इन्फोसिस के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, ये जो इन्फोसिस है और ये जो मार्केट है, मार्केट मतलब निफ्टी 50, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो वो बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है कि आप ये शेयर से कमा सकते हो। ठीक है, और उसमें आप रिस्क फ्री रेट ऐड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, फिर ग्रोथ के बारे में बताया कि हम लोग ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एक सीएजीआर का फॉर्मूला आता है, इसको मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर पे कैसे करना है, आपको याद रहना चाहिए। और एक दूसरा है जो हम लोग गॉर्डन मॉडल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होता है, G इज इक्वल टू बी इंटू आर। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है ग्रोथ का, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब यहां पे हम लोगों ने बात कर ली किसकी, लोन की, डिबेंचर की, प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी शेयर की। आप एक चीज मिस कर जाओगे। ठीक है, और बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं, दैट इज अवर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। वेलकम टू व्हाइट बोर्ड। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के इंस्टीट्यूट ने हमको दो फॉर्मूले देके रखे हैं, एक तो ये वाला देके रखा है और दूसरा ये वाला देके रखा है। ठीक है, ये वाला मेरे को कभी भी लॉजिक बनाता नहीं है। ठीक है, आप इसका लॉजिक समझो क्या होता है। ये बोलते हैं कि ये जो कंपनी ने पैसा बना के रखा है ये कभी ना कभी इन्वेस्टर मांगेगा। ठीक है, तो जब भी इन्वेस्टर मांगेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टर को उस पर कुछ टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, और इन्वेस्टर कुछ उस पे ब्रोकरेज भरेगा। तो उतना माइनस करने के बाद जो आप एक्चुअल में इन्वेस्टर को दे रहे हो वो होगा आपके लिए कॉस्ट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज 12% मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी चल रहा है। ठीक है, अब एक इन्वेस्टर के पर्सनल टैक्स, सपोज पर्सनल टैक्स चल रहा है 30%। ठीक है, और ब्रोकरेज ले लेते हैं 5%। ठीक है, अब इससे क्या कैलकुलेट करोगे आप, के आर कैलकुलेट करोगे। बट मेरे को आप एक बात बताओ, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसको दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। ये टैक्स किसको दोगे, गवर्नमेंट को। और ये ब्रोकरेज किसको दोगे, ब्रोकरेज हाउस को। तो ये तीनों में से कोई भी आपके पास रुक रहा है क्या, आंसर इज नो। तो ये सब किसको पे करना पड़ेगा, ये सब आप ही को तो पे करना पड़ेगा। तो यहां पे आप टैक्स को और ब्रोकरेज को रिड्यूस करके क्या फायदा होगा, बट बट इंस्टीट्यूट ने दे के रखा है, आंख बंद और इंस्टीट्यूट को फॉलो करो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है इंस्टीट्यूट तुम सही हो, हम गलत हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में, याद रखना क्या मैं लाइन बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स की बात की है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर पर्सनल टैक्स की बात नहीं की गई है आप सीधा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला ये वाला ले लो। ठीक है, अब एक और बात याद रखना, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग सेम होगा। कब सेम होगा, व्हेन देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर आप लोगों को याद होगा ऊपर हम लोग देखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, D1 अपॉन P0 माइनस F इंटू 100 प्लस
ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला, अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है, उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार आप लोगों का फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब सॉरी बोल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया सारे सारे इंडिविजुअल सोर्सेस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को वेट्स कौन सी यूज करने हैं, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कभी कभी बोलता है, एक सेकंड, इंस्टीट्यूट कभी कभी बोलता है भाई बुक वैल्यू से कैलकुलेट करो, और कभी कभी क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन ने जो मेंशन किया है उस केस के हिसाब से आपको लेना है। अगर बुक वैल्यू बोले तो बुक वैल्यू लो, मार्केट वैल्यू बोले तो मार्केट वैल्यू लो, ठीक है। और इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो हम लोगों ने कॉस्ट निकाले हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे वेट से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द होल समरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आपको फटाफट से 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, आप फटाफट से जिस जिसने नोट नहीं किया है मेरे साथ, आप वो सब नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हो गया। तो ये था हमारा समरी पूरे चैप्टर का। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अगर वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, आप लोग
मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा, ठीक है। चल, तो देखो हम लोग का क्वेश्चन बैंक जो फॉलो होता है वो पहले के क्वेश्चंस पहले लेते हैं और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है वो सबसे लास्ट में होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा जाएंगे। उल्टा जाएंगे मतलब क्या है, हम लोग सबसे पहले सबसे लास्ट क्वेश्चन पिक करेंगे क्योंकि वो हमारा क्या है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा जून 25 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो जून 25 का क्वेश्चन है, 7 मार्क के लिए पूछा गया है। क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज फॉलोज, ठीक है। कंपनी का करंट कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है वो बता रहा है, ठीक है। तो उसमें बता रहा है कि इक्विटी शेयर है हमारा 240 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 360 लाख का, 11% प्रेफरेंस शेयर है 120 लाख का, 12% डिबेंचर है 120 लाख का, 14% टर्म लोन है 360 लाख का, ठीक है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमको देके रखी है कि कंपनी का इक्विटी का बीटा देके रखा है 1.06। जब बीटा की बारी आ रही है तो बीटा किस में यूज होता है, बीटा हमारा यूज होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने में। यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेजरी बॉन्ड का मतलब होता है हमारा रिस्क फ्री रेट। स्टॉक मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। फिर करंट एक्स डिविडेंड इक्विटी शेयर प्राइस, करंट एक्स डिविडेंड इक्विटी शेयर प्राइस, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अभी का प्राइस जो चल रहा है, दैट इज अवर मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर एक्स डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का प्राइस, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। फिर एक्स इंटरेस्ट डिबेंचर मार्केट वैल्यू इज 102, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये एक्स 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 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स 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 बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है। मतलब जब ये प्राइस हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर से पहले ही डिविडेंड जो ऊपर दिए हुए हैं वो पे ऑफ कर चुके हैं। लास्ट क्या बोला है, कॉर्पोरेट रेट टैक्स एट 40%, ठीक है। डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो ये डिबेंचर के फॉर्मूले में यूज होगा जो 3 साल के बाद रिडीम होगा, और इंटरेस्ट हम लोग एनुअली पे कर रहे हैं, ठीक है। इग्नोर फ्लोटेशन कॉस्ट, क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है तो वो आप इग्नोर करो। कैलकुलेट द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट स्टेप में पूछा गया। अब क्या करोगे, सेम ये 3 स्टेप। सबसे पहले इंडिविजुअल सोर्सेस का कॉस्ट निकालना है, मतलब क्या है, हमको हमको सबसे पहले इक्विटी का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कॉस्ट निकालेंगे, फिर डिबेंचर का कॉस्ट निकालेंगे, फिर टर्म लोन का कॉस्ट निकालेंगे, एक एक करके निकाल लेते हैं, यहीं पे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इक्विटी शेयर के केस में हमको क्या देखे रखा है, हमको ये 3 इंफॉर्मेशन देखे रखे, तो क्या हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है। तो आर एफ कितना देखे रखा है अपने को 10% प्लस आर एम माइनस आर एफ कितना देखे रखा है हमको 6 इंटू 1.06, ठीक है। तो कितना आ रहा है 10 प्लस 6.36 दैट इज 16.36%, ठीक है। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इग्नोर फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर मैं फ्लोटेशन कॉस्ट इग्नोर करूं, ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन में कहीं पे भी पर्सनल टैक्स का बात नहीं किया गया है, पर्सनल टैक्स का बात नहीं किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी हो जाएगा, दैट इज 16.36%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर को लेके। अब प्रेफरेंस शेयर के केस में कहीं पे भी हमको ये दिया है कि आप प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम होने वाला है, आंसर इज नो, नहीं दिया हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर का कितना है 11% है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को 10 के बेसिस पे मिलेगा। तो अभी प्रेफरेंस शेयर का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन P0, ठीक है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा 11% ऑफ ₹10 दैट इज 1.10, और P0 क्या लोगे, P0 हमेशा याद रखना कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, और अगर मार्केट प्राइस नहीं दिए तो हम लोग बुक प्राइस बुक वैल्यू पे जाएंगे। तो करंट मार्केट प्राइस हमको 12 देखे रखिए तो 12 ले लो, ठीक है। इस बेसिस पे आपका कैलकुलेशन आ जाएगा।
ठीक है, कुछ 9 पॉइंट आएगा। उसके बाद डिबेंचर का कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डिबेंचर का हमको बोला है रिडीमेबल आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले 12% इंटरेस्ट है, तो 12 रुपए ले लेते हैं, प्लस अच्छा इस पर टैक्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि टैक्स देके रखा है, तो 12 इंटू 1 माइनस 0.4 प्लस, एक सेकेंड यहाँ पे डिबेंचर का नहीं लेते, यहाँ पे बहुत कचरा हो जाएगा, एक साइड में ले लेते हैं। तो KD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना बोल के रखा है हमको, हमको 12% बोला हुआ है, तो हम लोग लेंगे सीधा 12, ठीक है, इंटू 1 माइनस टैक्स दैट इज 0.40 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ना कहीं पे भी रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में बात नहीं की गई है डिबेंचर के। ठीक है, तो हम मानेंगे कि जो रिडेम्पशन होगा वो फेस वैल्यू पे ही होगा, दैट इज 100। ठीक है, और नेट प्रोसीड्स क्या होता है, नेट प्रोसीड्स हमेशा हम लोग मार्केट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो नेट प्रोसीड्स कितना आएगा 102.5 डिवाइडेड बाय n 3, क्योंकि 3 साल बाद रिडीम होने वाला है, तो 100 प्लस 102.50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, KD मिल जाएगा। ठीक है, डिबेंचर का यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं डिबेंचर। वैसे ही हमको लोन देके रखा है, लोन का तो KD इजी होगा, लोन का KD कैसे आता है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है, ये पूरा तामझाम करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमको सारे इंडिविजुअल जहां जहां से सोर्सेस है वहां वहां के हमारे को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप नीचे आओगे तो देखो मैंने आपको एक अच्छा सा चार्ट बना के दिखाया है, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्विटी से रेस किया, तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या यूज किया, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, तो उसका आ गया 16.36। यहाँ पे मैंने रिटेन्ड अर्निंग का नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी का सेम था। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर का क्या होगा, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। डिबेंचर का कैसे आएगा, जो हम लोग फॉर्मूला लिए थे उससे, तो कितना आया था 6.29%, एंड लास्टली टर्म लोन कितना आ गया 8.4%। मेजॉरिटी ट्राई करना टेबल में दिखाने का, क्योंकि क्या होता है टेबल में टीचर जो आपका चेकर है उसको बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट हो पाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंट सोर्सेस का क्या, कॉस्ट निकालना। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप, दैट इज वेट कैलकुलेशन। अब वेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो देखो क्वेश्चन में ना जनरली मेंशन कर दिया जाता है कौन से वेट्स लेने। अब इस क्वेश्चन में मेंशन है मार्केट वैल्यू वेट्स, तो अपन मार्केट वैल्यू पे जाएंगे। तो आप लोगों को ना जब भी वेट्स कैलकुलेट करते हैं उस केस में इक्विटी को लेके बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, किसको लेके, इक्विटी को लेके। ठीक है, इक्विटी को लेके क्यों आपको ध्यान रखना है, समझो। इक्विटी का आप जब भी मार्केट वैल्यू निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है मार्केट प्राइस से। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू मिलती है, सपोज x मिल रहा है। अब ये जो x मिल रहा है ये आपका क्या है, ये है आपका इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का मार्केट वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये x को हम लोग अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर देंगे इन इक्विटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, फिर x इंटू रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो मार्केट वैल्यू है उसको हमारी बुक वैल्यू के हिसाब से इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर बार आपका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, वो सेम नहीं होता। इसके लिए कभी कभी हमको सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना आ रहा है, देखो हमारे पास 24 लाख शेयर थे, हमारी मार्केट प्राइस चल रही थी 15, तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी होगी 360। ठीक है, आप ऊपर देखोगे तो आपके इक्विटी शेयर कितने थे 240 लाख के, और रिटेन अर्निंग थी 360 लाख की, तो टोटल कितना हो गया 600 लाख। अब आप बोलोगे सर शेयर का दाम बढ़ा है बट आपका मार्केट वैल्यू कम हो गया, मतलब टोटल 600 लाख है इक्विटी का और आपका मार्केट वैल्यू कितना है 360। तो आप ऐसा समझो कि जो बुक वैल्यू पे प्रॉफिट है और जो मार्केट वैल्यू पे प्रॉफिट है वो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो 360 लाख है, ये 360 लाख को हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी और रिजर्व में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो।
तो कितना चला गया 144 एंड 216। प्रेफरेंस शेयर को भी मार्केट बेसिस पे कर दिया तो 120 इंटू 12/10, 12/10 क्यों, 12 रुपए का अब शेयर हो गया, पहले 10 का था तो 144। नेक्स्ट डिबेंचर अब 102 का हो गया तो 123 एंड टर्म लोन का वैल्यू सेम रहता है दैट इज 360। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितना आ गया, एक सेकेंड, 4 4 8 9 10 11, हाँ ये गलत है, इसका टोटल होगा 7 10 17 4 5 6 6 4 10 11 12 18 987 का टोटल है, ठीक है 987 का टोटल। फिर अब आपका वेट्स आ गया, सॉरी अब आपका मार्केट वैल्यूज आ गए, आपके सोर्सेज आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, वेट्स कैलकुलेट किया। अब वेट आ गया, आप लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट करके रखा है, फिर हमने वेट इंटू कॉस्ट कर दिया, तो इससे हमको आंसर कितना मिला 11.15। तो यहां पे लिख लेना दैट इज WACC इज इक्वल टू 11.15%। ठीक है, मैंने आपको बस 3 स्टेप्स बोल रहा हूं ना, ये 3 स्टेप्स में आपका आंसर फिनिश। क्या क्लियर हूं मैं? चलो फटाफट से इसको गो थ्रू करो। क्लियर है क्या? आपको बेसिक चीज याद रखनी है कि हमको यही दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो एग्जिस्टिंग कैपिटल या न्यू प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, चलो अब ना हम जाते हैं इससे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपको जान के हैरानी होगी, ठीक है, कि जो पिछले 3 अटेम्प्ट हैं उससे पहले के दैट इज दिसंबर 24, जून 24 और दिसंबर 23, तीनों में सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, सेम, ठीक है। और ये तीनों अटेम्प्ट रेगुलर एकदम कंटिन्यूअसली पूछा गया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, SST लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर, अरे GST का कहां से आ गया, ये लाइन हटा दो, ठीक है। देखो क्या बोला है, टी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन देके रखी है, हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 1.5 लाख देके रखा है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है 20,000 देके रखा है, रिटेन अर्निंग कितने की है 5 लाख की है, नंबर ऑफ 7.5% बचे कितने 30,000 के हैं, एंड 10% लॉन्ग टर्म लोन कितना है 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब आगे बोले द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर इज 30, तो ये क्या दे दिया हमको, इक्विटी का P0 दे दिया। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर इक्विटी शेयर इज ₹1.20, एक्सपेक्टेड इक्विटी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोला, एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब क्या है, D0 या D1, D0 या D1, आंसर इज D1, ठीक है। जिसने D1 बोला है उसको मार्क्स नहीं कटेंगे। which is expected to grow at 5%, flotation cost on issue of new equity share is expected to be ₹5, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आएगा 5 रुपए। अच्छा फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ क्यों यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो सेम नहीं होने वाला, याद रखना। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी व्हिच आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 इयर्स आर करेंटली सेलिंग एट 90 पर प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो 90 रुपए पे बिक रहा है। डिबेंचर ऑफ द कंपनी which are redeemable at 10% premium after 5 years are currently quoted at 90 डिबेंचर, ठीक है। तो इसका भी प्राइस 90 पे चल रहा है और ये 10% प्रीमियम पे बेचने वाले हैं, और प्रेफरेंस शेयर किस पे बेचने वाले हैं हम लोग एट पार। नेक्स्ट, टैक्स देके रखा है अपने को 20%, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेटेड, ठीक है। बुक वैल्यू वेट यूज करके हमको क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है WACC, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस सोर्स से पैसा लेके आना है उसका हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले इक्विटी का निकाल लिया, कैसे, Ke is equal to D1 upon P0 minus F plus G, यहाँ पे F क्या हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट, तो उस बेसिस पे हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया 9.8, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग के केस में हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लेंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कितना आ गया 9% का। फिर प्रेफरेंस शेयर के लिए हम लोग को क्या बोला है कि 5 साल बाद रिडीम होगा एट पार, करंट प्राइस कितनी चल रही है 90, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने क्या लिया है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड प्लस 100 माइनस 90, 100 मतलब देखो क्वेश्चन में बोला है कि पार पे रिडीम होगा तो 100 ले लिया, और 90 उसकी करंट वैल्यू चल रही है, और डिवाइडेड बाय 5 का है
कि कितने साल बाद ये रिडीम होने वाला है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग का प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आ गया 21.505। फिर डिबेंचर का भी सेम फॉर्मूला, ठीक है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 20, ये क्या है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद डिबेंचर हमारा रिडीम होने वाला है एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम बोला, इसके लिए हमने यहाँ पे 110 ले लिया, और इस बेसिस पे हम लोग का डिबेंचर का कॉस्ट कितना आ रहा है 10%। और लास्टली लॉन्ग टर्म लोन का कितना आ गया 8%। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, वेट निकालेंगे, ठीक है। तो बुक वैल्यू वेट निकालना है, तो इक्विटी शेयर कितने हो गए 15 लाख, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर ऊपर तो 1.5 लाख था। बच्चों ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है बच्चों नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नॉट इक्विटी शेयर, ठीक है। तो उसके पास इक्विटी शेयर कितने हैं 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इंटू 10 तब बना 15 लाख। फिर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया है कितने 20,000, तो 20,000 इंटू 100 दैट इज 20 लाख। फिर रिटेन अर्निंग डायरेक्ट अमाउंट दिया दैट इज 5 लाख। फिर डिबेंचर कितना आएगा हमारा 30,000 इंटू 100 दैट इज 30 लाख, एंड 10% लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख। तो इस बेसिस पे हम लोग का इक्विटी शेयर कितना हो गया 15 लाख, रिटेन अर्निंग 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर 20 लाख, डिबेंचर 30 लाख और लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख। तो टोटल कितना आ गया 80 लाख। और ये 80 लाख के बेसिस पे हमने क्या किया, वेट्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब वेट्स कैलकुलेट करना आता है ना बच्चों, नहीं आता तो समझ लो क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 80, मतलब 15 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख, ठीक है। वैसे यहाँ पे कितना करेंगे 5 बाय 80, फिर 20 बाय 80, फिर 30 बाय 80, फिर 10 बाय 80, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा क्या आ जाएगा, वेट्स आ जाएगा। वेट आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा वेटेड कॉस्ट, ठीक है। फिर इन सब का अगर आप टोटल ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा WACC। तो ये हमने किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लिया, बुक वैल्यू के बेसिस पे। अब क्वेश्चन में बोला तो नहीं गया है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन डाल के मार्केट वैल्यू के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या बोला है, सबसे पहले इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग का टोटल देखेंगे कितना आ रहा है 45 लाख। अब ये 45 लाख को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे इन द बेसिस ऑफ इक्विटी को कितना जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस को कितना जाएगा। तो इक्विटी शेयर को जाएगा 45 लाख का इंटू 15/20 दैट इज 33,75,000। फिर रिटेन अर्निंग को जाएगा 45 लाख इंटू 5/20 दैट इज 11,25,000। फिर प्रेफरेंस शेयर का आएगा 20,000 इंटू 90 दैट इज 18 लाख। फिर डिबेंचर का 30,000 इंटू 90 दैट इज 27 लाख, और लॉन्ग टर्म लोन का सेम रहेगा 10 लाख, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, इन सब का टोटल कर लेंगे। पहला 45 लाख मत ऐड करना, अगर ऐड कर दिया तो गलती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप डबल टाइम एक ही अमाउंट को ले लोगे। तो कितना आ रहा है हमारा 1 करोड़ का मार्केट वैल्यू आ रहा है, और उस बेसिस पे हमने क्या किया, मार्केट वैल्यू को वेट्स कैलकुलेट कर लिए। वेट्स कैलकुलेट करने के बाद उसके जो हमने कॉस्ट ऊपर कैलकुलेट करके रखे थे वही सेम कॉस्ट लिए, और फिर हमने वेटेड कॉस्ट निकाल लिया। तो इसका आंसर कितना आया 11.61%, ठीक है। ये दो टाइप के हमने क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। दोनों में सेम चीजें फॉलो हो रही हैं। जो आपको याद रखना क्या, पहला इंडिविजुअल सोर्स का आपको कॉस्ट निकालना है, दूसरा वेट निकालो, तीसरा वेट इंटू कॉस्ट कर लो, फिर ये वेट इंटू कॉस्ट का जो टोटल आएगा वो आपको देगा WACC। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी है मैंने, ठीक है। इज दैट क्लियर, चलो एक काम करो, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। ये आया था हमारा दिसंबर 2022 के एग्जाम में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ठीक है। मैं बता रहा हूं आप एग्जाम से पहले ना ये 3 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्टली हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करके जरूर जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होश उड़ा सकता है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि देखो बच्चे ना जनरली ये जो 10th और 11th टाइप वाले क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे बोलते हैं कि यार यही पिछले 4 अटेम्प्ट से आए यही आ जाएगा, बट इंस्टीट्यूट को आप हल्के में मत लो, ठीक है। इंस्टीट्यूट ये जो ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 जैसे क्वेश्चन है ना, एक बार डाल दिया
तो आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा एग्जाम में। आप बोलोगे कि करना क्या है सर ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो क्या बोलते हैं, HDR लिमिटेड requires additional finance of 20 लाख for meeting its investment plan, ठीक है? तो ये एक न्यू प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं जिसमें उसको 20 लाख रुपए की जरूरत है। कंपनी हैज 4 लाख इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है? तो क्या हो रहा है, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें से मेरे पास 4 लाख पहले से किस चीज के लिए है, रिटेन अर्निंग से है। तो बचा कितना, बचा हमारा 16 लाख। अभी 16 लाख कहां से लेके आएंगे वो देखेंगे। टारगेट है डेट इक्विटी रेशियो का 25:75। इसका मतलब क्या है, जो 20 लाख है, ठीक है, जो 20 लाख है इसका हमको 25:75 करना है। मतलब 25 किससे आना चाहिए हमारा, 25 आना चाहिए हमारा टारगेट डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है? तो इक्विटी का हमारा कितना है, 75% है, और डेट का कितना है, 25% है, ठीक है? तो कर लेते हैं, कितना आएगा, इसका आएगा 5 लाख और इसका आएगा हमारा 15 लाख, ठीक है? अब ये समझो, ये 16 लाख में से अब हमको 5 लाख का तो डेट लेना है, ठीक है? और जो रिमेनिंग है कितना, 11 लाख, इसके हमको क्या करने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है? अब आगे कॉस्ट ऑफ डेट बोल के रखा है कि भाई 10% लगाएंगे बिफोर टैक्स अगर आप 2 लाख तक का लोन लोगे। अगर 2 लाख से ज्यादा लोगे तो उसके बाद आपको 13% का टैक्स पे करना, टैक्स बोलो सॉरी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब पहले 2 लाख पे आपको 10% से इंटरेस्ट पे करना है, 2 लाख के ऊपर का जितना भी अमाउंट है उस पर आपको 13% से इंटरेस्ट पे करना है। अर्निंग पर शेयर दे दिया है 12%, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50%। तो हमारा डी कितना आ जाएगा, दैट इज अवर 6 रुपीज 6। अब ये बताओ मेरे को D0 होगा या D1 होगा, ये हमारा D0 होगा या D1 होगा? क्वेश्चन में अभी तक कुछ भी बोला नहीं गया है, तो क्वेश्चन में हम देखेंगे ग्रोथ है या नहीं है। अगर ग्रोथ दिया होगा तो उस हिसाब से हम चीजों को देखेंगे। फिर पी रेशियो देके रखा है अपने को 5 का, पी रेशियो देके रखा है, कुछ याद आ रहा है रेशियो एनालिसिस का टॉपिक? तो पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर, तो आपको क्या मिलता है, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो हमारा मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 5 into 12 दैट इज 60, ठीक है? आगे, द कंपनी वांट टू ऑफर इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑफ मार्केट प्राइस। जो भी हमें मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 60, उसके ऊपर 20% देंगे, ठीक है? तो 20% कितना हो जाएगा उसका, प्लस 12 दैट इज 72, और उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है 6 रुपए, तो -6 कर दो, तो कितना आ रहा है जेब में, 66 रुपीज, ठीक है? एक बार क्लियर करके बताता हूं, ठीक है? अभी के लिए इतना याद रखो कि 72 रुपीज का हम लोग शेयर इशू करने की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 6 रुपए का कॉस्ट है, तो ये 6 रुपए का कॉस्ट माइनस कर दोगे तो कितना आएगा हमारी जेब में, 66 रुपीज, ठीक है? कि मार्केट में हम लोग शेयर इशू करेंगे, जो करंट मार्केट प्राइस है उसके 20% अबव दैट इज 72, बट वो 72 पैसा लेके आने में हमको 6 रुपए देने पड़ेंगे एज अ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हमारी जेब में कितना पैसा आने वाला है, 66 रुपीज। नेक्स्ट, कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30% एंड शेयर होल्डर्स पर्सनल टैक्स रेट इज 20%। पर्सनल टैक्स रेट किस चीज के लिए आता है, बच्चा लोगों, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग याद है ना? रिटेन्ड अर्निंग के केस में अगर आपको पर्सनल टैक्स बोल दिया तो आपको थोड़ा उसका तिकड़म लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या बोले, ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आपको बताना है, ठीक है? तो अब समझ लो, आपके 3 सोर्सेस से पैसा आ रहा है, 4 लाख आप रिटेन्ड अर्निंग से लोगे, 11 लाख आप इक्विटी से रेस कर रहे हो, और 5 लाख आप डेट से रेस कर रहे हो, ठीक है? सबसे पहला काम क्या होगा, सबका कॉस्ट निकालो, ठीक है? तो देखो सिंपल इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया है इन्होंने 60 का, ठीक है? और डिविडेंड पर शेयर हमने बता दिया था कितना, 6 रुपए का। और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? तो एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है, ये इंस्टीट्यूट का ही है, ठीक है? मैंने कुछ चेंज नहीं किया। D1 अपॉन P0 इंटू 1 माइनस टैक्स। मतलब क्या है बच्चों, देखो मैं लॉजिक समझा देता हूं क्या हो रहा है।
D1 बाई P0 करोगे तो क्या मिलता है अपने को? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलता है, ठीक है। अब जब हम ये इक्विटी का पैसा किसको दे रहे हैं? शेयर होल्डर्स को देंगे। तो अब क्या हो रहा है, उनके ऊपर इस पे टैक्स लगेगा, कितना? 20%। तो वो 20% का टैक्स हमने क्या कर लिया है? माइनस कर दिया है, ठीक है। तो ये 20% का टैक्स माइनस करके हमको कितना मिल गया? 8%। लॉजिकल नहीं है, ठीक है, याद रखना ये लॉजिकल नहीं है। मैं क्यों लॉजिकल नहीं है वो आपको बता सकता हूं, ठीक है, बट एग्जाम नजदीक है, ठीक है। तो मैं आगे की जो 2 मिनट की बातें बोल रहा हूं उसको आपको याद रखना है, रखो मत याद रखना, मत याद रखो। क्यों? समझो। जब हम लोग इंटरेस्ट पे जब हम लोग इंटरेस्ट पे टैक्स शील्ड लेते हैं, ठीक है, तो उसका हमको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। बट जो रिटेन्ड अर्निंग है, वो रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? वो आफ्टर टैक्स की अर्निंग बची हुई है। तो क्या वो पर्सनल टैक्स आपको मिलने वाला है? आंसर इज नो। तो वो पर्सनल टैक्स लगाने का फायदा नहीं है ना, ठीक है। बट अब इंस्टीट्यूट करा रहा है, हम भी करा रहे हैं उसी हिसाब से, ठीक है। और इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देगा, इसके लिए इंस्टीट्यूट से पंगे मत लो। इंस्टीट्यूट वाला पर्सनल टैक्स माइनस करने का तो बोला, पर्सनल टैक्स माइनस कर दिया। बट लॉजिकली आप ये समझो कि मैंने पैसा उठाया है उस इंसान से, अब मैं उसको उसका पैसा वापस दे रहा हूं, उसको मैंने पैसा वापस दे दिया। अब उसके हाथ में पर्सनल टैक्स लगे या कुछ भी लगे, मेरे को उससे टैक्स शील्ड मिलेगा? आंसर इज नो, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इशू प्राइस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। तो इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट किया था? 60 इंटू 1.2 दैट इज 20% का प्रीमियम, और उसमें से 6 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दिया, ठीक है। दैट इज हमारा 66 का न्यू इशू प्राइस हो गया। कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कितना आएगा? तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? D1 अपॉन P0 प्लस G। क्वेश्चन में कहीं पे भी G की बात नहीं की गई है। अगर G की बात नहीं कही गई है तो क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे D0 इज इक्वल टू D1, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 6/66 दैट इज 9.09%। अब देखो, अब हमको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। अब डेट कितने का रेज कर रहे हैं हम लोग? 5 लाख का। तो पहले 2 लाख पे हम कितने से इंटरेस्ट पे करने वाले हैं? 10% से। 10% ही बोले ना? हाँ, 10% से। और अगले 3 लाख पे हम लोग कितने से पे करेंगे? 13% से। तो इस पे कितना आ जाएगा इंटरेस्ट हमारा? 20,000। और इस पे कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 13 इंटू 3 39,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना चला गया हमारा? 59,000, ठीक है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ले लो कितना इंटरेस्ट पे किया है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कितना है इनटू 100। तो ये 3 3 2 2, फिर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 40 11.80%, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ डेट, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट। देखो वही आया। फिर पर हमको याद रखना है कि ये आफ्टर टैक्स लेना है। मैं बता रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ना बच्चे ये आफ्टर टैक्स लेना भूल जाते हैं डेट पे। ये दिमाग में बैठा लो कि डेट के केस में जब भी आप कॉस्ट निकाल रहे हो आपको टैक्स माइनस करके निकालना है। ये बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है जो बच्चों के पेपर में होती है, और मैंने ये देखते आ रहा हूं, ठीक है। जब हम भी पढ़ते थे तब भी बच्चे वही चीजें गलती करते थे, और आज भी बच्चे वही गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो 8.26% आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, ठीक है। हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्होंने नहीं निकाला, ठीक है। तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा, इन्होंने निकाल के दिया, हाँ हाँ सॉरी हमने निकाला है ना, ठीक है। तो यह हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, यह आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी, यह आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। अब इन तीनों का हमने वापस से क्लैरिटी के साथ साइड में निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग डेट, रिटेन्ड अर्निंग और न्यू इक्विटी रेस कर रहे हैं। डेट से 5 लाख, रिटेन्ड अर्निंग से 4 लाख और न्यू इक्विटी से 11 लाख। तो उस हिसाब से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? वेट्स कैलकुलेट कर लिए, तीनों के कॉस्ट लिख लिए, फिर हमने क्या कर लिया? वेट इनटू कॉस्ट कर लिया, फिर इसका टोटल कर लिया। तो हमारा आ गया कि ये जो 20 लाख रुपए रेस कर रहे हैं इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आने वाला है? 8.67%। एम आई क्लियर? ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए।
ठीक है, तो एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये 3 क्वेश्चन हाथ से तो सॉल्व करके जाने हैं फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, ठीक है, चलो फटाफट से आपको कितना 2-3 मिनट का ब्रेक देता हूं, फटाफट से ये 3 क्वेश्चन एक बार आप खुद से गो थ्रू कर लो। ठीक है, हो गया, ठीक है, तो ये 3 जो क्वेश्चंस थे ये अभी तक हमारे न्यू सिलेबस में आए हुए हैं एंड ये तीनों क्वेश्चंस को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। ठीक है, अब हम लोग ना इससे पुराने क्वेश्चंस में जाएंगे। देखो पुराने क्वेश्चंस में कहीं ना कुछ इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक करके रखा हुआ है, तो अपने को क्या करना है, अपने को इसको समझ के लेना है कि मिस्टेक क्या हुई है। और मैं तो बोलूंगा डोंट गो फॉर एनीथिंग, जस्ट फॉलो इंस्टीट्यूट्स आंसर। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूं कि कहां पे इंस्टीट्यूट ने गलती की है। ठीक है, बट अपने को वो गलती अगर हम लोग सपोज एग्जाम में पहुंच गए, अब चेकर क्या करता है, चेकर क्या बोलता है कि यार चलो इंस्टीट्यूट का ये आंसर है, यही आंसर देख के क्या करूंगा, वो चेक कर देगा। ठीक है, बट क्या होगा उस टाइम पे, आपने तो अपने नॉलेज के हिसाब से करेक्ट किया होगा, बट इंस्टीट्यूट का जो आंसर होगा वो उससे मैच नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसमें अभी क्या ही बात करें, लाइक इंस्टीट्यूट का आंसर अलग है, हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं
उसके हिसाब से आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। December 21 का क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए पूछा गया था कि पैन लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 2000 और यहाँ जो है अमाउंट इन रुपीज 1000 है। ठीक है, तो बेसिकली कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20 लाख। ठीक है, अदर इक्विटी भी है हमारा 20 लाख। उसके बाद हमारा 12% प्रेफरेंस है 10 लाख। उसके बाद 9% डिबेंचर है 30 लाख। ठीक है, तो टोटल हमारा कैपिटल कितने का हो गया, 80 लाख का। आगे क्या बोला है, मार्केट प्राइस दे दिया इक्विटी शेयर की 30, तो यह हो गया हमारा P0। उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर डिविडेंड ₹3। ठीक है, तो ये हमको नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया है। अगर नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड बोला गया है तो क्या होगा, ये होगा हमारा D1। ठीक है, विच विल ग्रो एट 6-7% फॉर एवर, तो ये हो गया हमारा G। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स हमको किस में यूज होगा, हमको हमारे डिबेंचर के कॉस्ट में यूज होगा। एंड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो, और दूसरा बोल दिया है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दो यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, K is equal to D1 plus D1 divided by P0 plus G। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3/30 plus 0.07, तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया, 17%। ठीक है, अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो वेट के बेसिस पे लेना है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर प्लस अदर इक्विटी कितना हो गया, 4000। ठीक है, और उसका वेट कितना हो गया, 0.5, क्योंकि टोटल था हमारा 80 लाख, इसका है 4 लाख 40 लाख, और इसका कॉस्ट हमने कितना लगा दिया, 17% का। अब अगर आप ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉडल में देखोगे तो उन्होंने अदर इक्विटी का कॉस्ट डिफरेंट कैलकुलेट किया ही नहीं है। ठीक है, उस पर उन्होंने कॉस्ट कैलकुलेट किया ही नहीं है। ठीक है, बट वो मेरे हिसाब से गलत है। तो कितना आ जाएगा हमारा वेटेड कॉस्ट 8.5%। अब बोलोगे कि सर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी को सेम क्लास में क्यों रखा, ठीक है, डिफरेंट क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना आपको पर्सनल टैक्स का बात नहीं किया गया है। ठीक है, पर्सनल टैक्स का बात नहीं किया गया है, और यहाँ पे हमको बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बेसिस पे करना है। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी को साथ में इक्वेट कर दिया। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रेफरेंस शेयर। अब देखो प्रेफरेंस शेयर के केस में इन्होंने कुछ भी एज सच इंफॉर्मेशन दी नहीं है। ठीक है, इन्होंने ना प्रेफरेंस शेयर का हमको बोला है कि प्राइस कितना चल रहा है, और बुक वैल्यू के बेसिस पे बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का पार्ट है उसी को हम क्या पकड़ लेंगे, हमारा कॉस्ट पकड़ लेंगे, और उसके बेसिस पे हमारा वेटेड कॉस्ट निकाल लेंगे। डिबेंचर का हमको टैक्स देके रखा था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिबेंचर का 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.40, तो कितना आएगा, 0.669 था 54। ठीक है, तो 5.4% बन रहा है डिबेंचर का। तो ये 5.4 ले लिया, 5.4 इंटू 0.375 2.03, हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया, 12.03%। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आप अभी के टाइम पे आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो। ये जो हमने 9th 10th 11th किया ना डिस्कशन, ये मेन क्वेश्चंस है, और आपको सीधा 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और ये 7 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से वो तीनों क्वेश्चन रेलेवेंट है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है, जेनिथ लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर देके रखा है, इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, डिबेंचर दिया है, और रिटेन्ड अर्निंग देके रखा है। सबकी बुक वैल्यू देके रखी है, मार्केट वैल्यू देके रखी है। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की दी है, इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे क्या बोला है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज इक्विटी दे दिया है, P0 हो गया। लास्ट ईयर कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 25%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा D0। D0 कितना बोला है, 25%। तो 25% आप किसका लोगे, ये 100 रुपए का, तो आप 100 इंटू 25% करोगे, दैट इज 25 रुपीज। तो ये आ गया आपका D0। अब D1 कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको बोला है डिविडेंड ग्रो करेगा 5% से, तो आपको क्या निकालना है, K इज इक्वल टू D1 बाई P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस G। ठीक है, तो D1 कितना आ गया, 25 इंटू 1 प्लस 0.05 होल डिवाइडेड बाय प्राइस कितना बोला, 200 इंटू 100 प्लस जी कितना है 5, तो कितना आ रहा है देखो, 25 इंटू 1.05 25
एक सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो आ गया इनका 18.25%। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में भी रिटेन्ड अर्निंग का इन्होंने कॉस्ट लिया ही नहीं, इन्होंने सीधा इग्नोर कर दिया। ठीक है, बट हमारा नॉलेज क्या बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में, सॉरी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बारे में अगर हमको कुछ नहीं दिया है तो हमको क्या पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, बट इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन में इसको सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर का कैसे आएगा, तो डिविडेंड अपॉन प्राइस। यहाँ पे हमको प्राइस देखे नहीं रखा तो हमने मान लिया कि जो बेसिक प्राइस है दैट इज 100 वही प्राइस है, तो इससे 9% आ गया। फिर डिबेंचर आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर दिया दैट इज 7.7%। एक बार आपका कॉस्ट आ गया, आप क्या करोगे, वेट्स कैलकुलेट कर लोगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। ऊपर बोला होगा ना मार्केट वैल्यू के बेसिस पे करो। अच्छा, आप ये नोटिस करो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स भी देके रखा है और पर्सनल इनकम टैक्स भी देके रखा है। तो पर्सनल इनकम टैक्स देके रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसा आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 18.25%, परसेंट हटा देते अभी के लिए, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.20। ये करोगे ना तब जाके आपको क्या मिलेगा, रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट। बट इंस्टीट्यूट ने इन सब चीजों को इग्नोर किया है, लेकिन मैं बता रहा हूं ये ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस हैं। अगर ओल्ड सिलेबस में उन्होंने नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो न्यू सिलेबस में इग्नोर कर रहे हैं। अपने न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें रिटेन्ड अर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो इस चीज को भूलना नहीं है। क्वेश्चन में अगर पर्सनल इनकम टैक्स देके रखा है तो आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 2019 में आया था 6 मार्क के लिए। वंडरलैंड लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और डिबेंचर है। कंपनी इज इक्विटी शेयर इज सेलिंग एट 20, तो ये हो गया हमारा P0। डिविडेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर इज, तो ये D1, व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट, तो ये हो गया G, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे दिया। ठीक है, तो देखो इससे आपका KE आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट देके रखा है तो वो आपका डिबेंचर में यूज हो जाएगा, और प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला तो प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये देखो उस बेसिस पे बुक वैल्यू ले ली, सबके वेट्स कैलकुलेट कर लिए, कॉस्ट ले लिया। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया, नीचे दिया है हुआ है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए लिया हमने D1 अपॉन P0 प्लस G, जिससे आया 17.5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा 9%, और डिबेंचर में हम लोग टैक्स शील्ड लेके कितना आ जाएगा 8.4%। इसको यूज करके हमने कैलकुलेट कितना किया 13.92%। ठीक है, मैं बता रहा हूं जो हमारे 9, 10th, 11th थे ना क्वेश्चन, वही आपके टफ क्वेश्चन है और वही आपके कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। और ये 3 स्टेप्स अगर आपके हो गए तो ये 3 स्टेप्स के अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। बट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आप पैसा कहां से उठा रहे हो, वो पैसा जो उठा रहे हो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, फिर आपको चेक करना है वेट कैसे लेना है। वेट कैसे होगा, या तो बुक वैल्यू पे वेट होगा या फिर मार्केट वैल्यू पे वेट होगा। अगर बुक वैल्यू पे वेट है तो उसका इनटू कॉस्ट करो तो आपको WACC मिल जाएगा। अगर मार्केट वैल्यू वेट है तो उसमें आपको सिर्फ एक इक्विटी शेयर वाले पे ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर का जो मार्केट वैल्यू उसको हमको क्या करना पड़ता है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और बुक वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग, उसमें आपको रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर बेसिस पे है। क्या बोल रहा है, CMD लिमिटेड हैज द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इक्विटी का दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का दिया है, लॉन्ग टर्म डेट का दे दिया है। ठीक है, तीनों का कॉस्ट भी देके रखा है, बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से भी दे दिया, मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से भी दे दिया। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू के हिसाब से और मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन में दे दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और जो भी आएगा उसका आपका WACC आ जाएगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू वेट के हिसाब से कितना आ रहा है 14.10%, और मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से कितना आ रहा है 17.74%, सॉरी 14.74%। नेक्स्ट, कैलकुलेट द weighted average cost of capital using marginal weight if the company intended to raise the needed funds using 50% of long term debt, 35% of preference share and 15% of retained earning। अब क्या कंपनी बोल रही है कि भाई सपोज हम लोग को एक नया प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं और नए प्रोजेक्ट के लिए जो हमको पैसा चाहिए वो पैसा हम कहां से लाएंगे,
50% डेट से लाएंगे, 35% प्रेफरेंस शेयर से लाएंगे और 15% रिटेन अर्निंग से लाएंगे। तो बेसिकली क्या दे दिया, ये आपको वेट्स दे दिए। आपके पास कॉस्ट तो पहले से ही पड़े, उन कॉस्ट को यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, WACC कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो लॉन्ग टर्म डेट का वेट आ गया 0.50, प्रेफरेंस शेयर का वेट आ गया 0.35, रिटर्न अर्निंग का वेट आ गया 0.15। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमको जो कॉस्ट देके रखा है वो कॉस्ट लिया हमने, उससे हमारा वेटेड कॉस्ट आ गया, दैट इज 11.45%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्या बोला है, कंपनी इशू 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, cost of issue is ₹2, calculate cost of capital assuming that share are issued at par, 10% premium and 5% discount। यार बेसिक क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, बस समझ लो क्या है, फेस वैल्यू क्या होगी हर शेयर की, तो फेस वैल्यू हर शेयर की हमेशा याद रखना 10 रुपए होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिविडेंड रेट कितना देके रखा है, तो डिविडेंड रेट हमको प्रेफरेंस शेयर के आगे दिया रहता है, तो उस हिसाब से हमने डिविडेंड रेट ले लिया। अब डिविडेंड पर शेयर कितना मिलेगा, तो याद रखना हमेशा डिविडेंड जो होता है वो हम लोग फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो 10% आप 10 रुपीज का लोगे तो 111 आ गया। इशू प्राइस ये सेम नहीं रहेगा सबके केस में, अगर पार्क के केस में तो 10 रहेगा, 10% प्रीमियम बोला है तो 1 रुपया ऐड कर दो, दैट इज 11, और अगर 5% डिस्काउंट बोला है तो कितना आ गया 9.5%। अब इसमें से हमने के कॉस्ट ऑफ इशू देके रखा है, कॉस्ट ऑफ इशू कितना बोला है 2 रुपए की, हर एक प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में 2 रुपए का खर्चा जाएगा, तो 10 रुपए तो हम मंगा रहे हैं बट उसमें 2 रुपए का खर्चा हो गया, तो हमारे पास एक्चुअल में पैसा कितना है 8 रुपए, 9 रुपए और 7.5 रुपए। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, वैसे किया तो फर्स्ट वाले केस में आया 12.5%, सेकंड वाले केस में आया 11.11%, थर्ड वाले केस में आया 13.33%। ठीक है, चल मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, जी लिमिटेड डिबेंचर इशू कर रहा है, 10% का प्रीमियम है, डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 10 इयर्स, 10 साल बाद होगा और उस पे हमको 20% प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखोगे कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन n डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। क्या किया, उसमें सारे के सारे वैल्यूज पुट की और हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला याद होगा तो आपके आराम से मार्क्स मिलेंगे। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखो ऐसे क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बट अभी दिया है तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बोला है, द फॉलोइंग इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड का एक कैपिटल स्ट्रक्चर देके रखा है जिसके अंदर हमारा इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर है। ठीक है, और अभी करंटली इक्विटी शेयर बिक रहा है 20 रुपीज पे, तो P0 हो गया। एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 2.5 रुपए, दैट इज D1। ग्रो करने वाला है 5% से, तो ये आ गया G। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट देके रखा है तो इसे हम कहां पे यूज कर सकते हैं, डिविडेंड में यूज कर सकते हैं। कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे। उस बेसिस पे अब क्या करेंगे, WACC कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कितना कितना अमाउंट हमने उसमें से रेज करके रखा है, उसके हिसाब से उसका वेट कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऊपर वाले टेबल में कैलकुलेट कर लिया था, तो उससे हमारा वेटेड कॉस्ट आ गया। तो हमारा WACC इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ गया, 13.92%। अब क्या बोल रहा है कि भाई कंपनी चाहती है कि एडिशनल डेट 25 लाख का रेज करने का, किसके थ्रू, 14% डिबेंचर के थ्रू। ठीक है, इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड बाय 2.7 रुपीज पर शेयर। मतलब क्या हो रहा है, डेट के आने की वजह से हम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर्स को अब ज्यादा डिविडेंड देना पड़ रहा है। ठीक है, लीविंग द ग्रोथ अनचेंज्ड एंड फॉल इन इक्विटी शेयर प्राइस टू 18। ठीक है, तो इक्विटी का कॉस्ट चेंज हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो गया। अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 2.7 डिवाइडेड बाय 18 इनटू 100 प्लस G, दैट इज 5। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अब हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा क्योंकि अब हम 25 लाख और लेके आ रहे हैं, किसके फॉर्म में, डेट के फॉर्म में। तो पहले इक्विटी कितना था 60, अभी भी 60, प्रेफरेंस था 10, पहले भी था 10। अब ये जो 30 लाख था डिबेंचर, अब और 25 लाख के डेट रेज कर रहे हैं, तो अब टोटल कितना हो गया 55 लाख। उसके हिसाब से क्या हो गया, हमारे वेट्स चेंज हो गए। फिर हमने क्या किया, रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला, दैट इज 20%। प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट तो हमारा चेंज नहीं होगा तो वो 9%। अब न्यू कॉस्ट ऑफ डेट हमने कितना आ गया 9.04%, और ये वेटेड है, यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों का साथ में लिया है। ठीक है, तो अब रिवाइज WACC कैसे आएगा,
तो जितना अमाउंट लगा है उसके हिसाब से हमने वेट कैलकुलेट कर लिया था, हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट किया है फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड कॉस्ट, और फिर इसका टोटल ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, WACC। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं भारी सा, जितना मेरे को समझाना था मैं समझा चुका हूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बैंक में हमारे अराउंड कितने क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे, बट मैंने आपको बताया है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरा रिवीजन लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। स्टार्टिंग में मैं जानबूझ के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट भी आपका ब्रश अप हो जाए। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।